तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं शंकर कुमार एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस मैजिक्स के सीयूडी प्लेटफॉर्म पे। और ये सेशन है आपका बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम का। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर का रिवीजन, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर थोड़ा सा बात करें यहाँ पे कि अब तक हमने अपने इस रिवीजन सेशन में इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है, तो एक बार आपके सामने हम ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन रख देते हैं। इसके जरिए थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाना। ठीक है, तो ये है हमारा बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम। ये है हमारा बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम। दिस इज आवर बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम, जहाँ पे आप देख रहे हो हम क्लास 12th वाले बच्चों का जो सब्जेक्ट्स है उसका हम रिवीजन करवा रहे हैं। क्लास 12th वाले बच्चे, फॉर दिस इज देयर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। और स्पेशली आज के सेशन में हम इकोनॉमिक्स का यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं। इकोनॉमिक्स 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 के अंदर अगर यहाँ पे देख रहे हो तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी फर्स्ट बुक है, बुक नंबर 1 जो है वहां पे उसके सबसे लास्ट चैप्टर का डिस्कशन आज आपके सामने रखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्या है भाई? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। चैप्टर का नाम है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये है आपके बुक नंबर 1 का लास्ट चैप्टर। दिस इज द लास्ट चैप्टर। ठीक ना? इसके बाद हम बुक नंबर 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या किया है अपने इस बोर्ड रिवीजन के प्रोग्राम के अंदर? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी तो हम वहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है। और आपके बुक नंबर 1 के अंदर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, एंड फाइनली आज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बुक नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट करते हैं? 2 से 3 सेशंस हम लेते हैं। 2 से 3 सेशंस मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं उसे 2 सेशन में कवर करने की। और वहां पे हम पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर्स और क्विज और फ्लैश कार्ड्स के जरिए उसे कंप्लीट करते हैं। बट कभी कभी कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हम उसे 3 सेशंस तक मैक्सिमम लेके जाते हैं। 3 सेशंस तक मैक्सिमम 3 सेशंस। और मोर ओवर देखे तो 2 से 3 सेशंस हम लेते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे पास पूरे इस प्रोग्राम का बेसिक फीचर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग परवेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जहां पे ऑलरेडी भी रिसेंटली हमने अपने जनरल जो हमारे बैचेज हैं यूट्यूब के ऊपर लाइक लाइव चैप्टर्स का जहां पे हम डिस्कशन करते हैं, वहां पे अभी अभी उसे हमने कंप्लीट किया है। और जस्ट उसके बाद आप देख रहे हो इस वीक हम इसे कंप्लीट करें अपने बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर। तो वहां पे आपने देख रखा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। वहां पे मैंने इस बार अगर देखा होगा तो कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि 3 सेशंस जो मैंने लिए थे उस चैप्टर के डायरेक्टली वहां पे आप देखेंगे कि वो एसोसिएटेड थे क्वेश्चंस के डिस्कशन को लेके, ये मतलब सॉरी कंटेंट को डिस्कशन को लेके। और यहाँ पे हमारे पास अभी फ्रेश फ्रेश कंटेंट हमने डिस्कस किया, तो कोशिश करेंगे 2 सेशन में कंटेंट को कवर कर लेने की। आज मॉर्निंग वाला जो अभी सेशन और शाम में आज का सेशन, वहां पे हम कंटेंट देख लेंगे। कल का जो हमारा सेशन होगा वहां पे आप देखेंगे हम कवर कर लेंगे इसके सारे लाइक बेसिक एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर्स के थ्रू। ठीक है ना? एमसीक्यूज जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं क्विज के फॉर्म में, फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में, पेपर के लाइक डिस्कशन के फॉर्म में, सब चीजें हम देख लेंगे इस चैप्टर का। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये है पूरे चैप्टर का समरी। जब आप बात करते हो ग्लोबल ट्रेड की, हम बात करते हैं 1992 के बाद से, मींस 1990 ही मान के चलिए, जब हमारे पास इंडिया के अंदर, आपने ये टर्म सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले भी, ऐसा नहीं कि आज पहली बार सुन रहे हो। हमारे पास इंडिया में एक ऐसा पीरियड था जब हमारे पास इंडियन इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, कोलैप्स कर गई थी, और वहां पे हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए 10 से 15 दिन के लिए ही फॉरेक्स बचे थे। ठीक है ना? अब फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो करेंसी चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं। और यूजुअली ज्यादातर केसेस में आज के स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम को देखें तो वहां पे डॉलर को तवज्जो देते हैं, और उस वक्त हमारे पास समझिए कि डॉलर नहीं था और हमें इंपोर्ट करनी थी चीजें। तो मतलब हम फर्दर अगर देख रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो 10 से 12 दिन तक के लिए हमारे पास ये था परिस्थिति जहां पे हम कंटिन्यू कर सकते थे अपने इंपोर्ट को। फिर हमारे पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो हम जाते हैं आईएमएफ के पास। हमारे उस वक्त की गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी,
पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में काम कर रही थी और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे द देन वन एंड ओनली आवर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया कि चलते हैं हम आईएमएफ के पास। दोनों के फाइनली डिस्कशन के बाद आईएमएफ के पास जाने की नौबत आती है। आईएमएफ सजेस्ट करता है कि भाई यू हैव टू ओपन योर इकोनॉमी, वी डोंट हैव मच थिंग टू डू। उनके कहने के बाद इंडिया अपनी इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, ओपन करती है, जहां से पहली बार देखेंगे हमारा थोड़ा सा इंटेंशन स्लाइटली मूव कर जाता है किधर से, सोशलिस्टिक अप्रोच से हटके कैपिटलिज्म की तरफ। ऐसा नहीं कि हम फुल्ली हट गए, गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तब थी वो आज भी है, आज भी वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तब भी कर रहे थे। पर थोड़ा सा हमारा मार्केट ओपन हो गया। अब हमारे कंट्री के अंदर जो चीजें प्रोड्यूस हो रही थी वो बाहर जा रही है, जो बाहर जो इंपॉर्टेंट गुड्स एंड प्रोड्यूस है उसका आप देखेंगे इंडिया के अंदर डिमांड बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे करके एक तालमेल बैठा, इकोनॉमी के अंदर काफी स्टेबिलिटी आई। और कितना बड़ा बड़ा हमने रिसेशन झेल लिया, शायद आपको पता होगा, 2008 की बात कर लो। तो ये सारे रिसेशंस वर्ल्ड वाइड आ रहे थे, बट इंडिया ने काफी अच्छे तरीके से, सटल तरीके से इन सभी चीजों को मैनेज किया। और ये बताता है हमारी इंडियन इकोनॉमी की जर्नी। ऐसे तो पूरा चैप्टर का डिस्कशन, पूरे इन सभी बातों का डिस्कशन आप देखेंगे बुक नंबर 2 के अंदर होगा, काफी डिटेल डिस्कशन होगा कि कैसे हम अलग अलग फेजेज में इंडिया को देख रहे हैं ग्रो करते हुए, राइट। पर यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर देखोगे कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, बट अभी भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे हमें काम करना है। हम अपने इकोनॉमी को अभी भी देख रहे हैं कभी कभी डिफिसिट होते हुए, कभी कभी क्या बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे हमारी, अब डिफिसिट का क्या मतलब होता है, जब आप बात करते हो ओपन मार्केट की, इसका मतलब क्या होता है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने जा रहे हो। ओपन है, जैसे ही आपने मार्केट किया तो आप बाहर की चीजों को खरीदोगे और आपकी चीजें बाहर जाएगी, मतलब वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात करो। एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है भाई तो ऑब्वियसली आपका फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आएगा और उस करेंसी के जरिए आप क्या करोगे, फिर ट्रेड करोगे। फिर आपको इंडियन रुपीज की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंडियन मार्केट के अंदर सही है ट्रेड करो, बट बाहर के लिए आपको चूंकि डॉलर चाहिए तो आपके पास डॉलर रिजर्व रहेगा, तो फिर आपको कहीं से घबराने वाली बात नहीं रहेगी। सेम टाइम अगर देखते हो कि हमारे पास अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो हमारी करेंसी बाहर जा रही है, हमारा जो करेंसी है वो बाहर जा रहा है, मतलब हमारे पास एक डिफिशियंसी हो रही है। अब वैसे केस में अगर इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट तो ऑब्वियसली आपकी करेंसी बाहर जाएगी, तो आपके अंदर एक क्या होगा, करेंसी जो एसोसिएटेड जो डिफिशियंसी रहेगी वो पैदा होगी, फॉरेन रिजर्व आना कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपके पास फिर से हो सकती है क्राइसिस है। तो इन सभी चीजों को हम देखते हैं, पर इसको मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम हमने बना के रखा है। वो है हमारे पास लाइक जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डिफिशियंसी की बात करते हैं, डिफिसिट होने की बात करते हैं, तो वहां पे हम वहां पे हम डिस्कस करते हैं किसकी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। इसके अंदर हमने दो खाते बना के रखे हैं, दो खाते, दोनों खातों का अलग अलग फंक्शन है। कि मान लो कि हमारे पास एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जब हम बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि होगा हमेशा किसके अंदर, हमारे करेंट अकाउंट के अंदर। जो भी ट्रांजेक्शन करोगे चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए वो यहां पे होगा। एसेट का जो ट्रांजैक्शन होगा जिसके जरिए आप फ्यूचर में हो सकता है क्या करो, रेवेन्यू जनरेट कर पाओ, एसेट का ट्रांजैक्शन बॉन्ड्स स्टॉक्स में जो करेंगे वो होगा कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे अगर हमारे पास जो हमारा कैपिटल करेंट अकाउंट अगर डिफिसिट हो रहा है, जितना अमाउंट डिफिसिट, मान लो कि आपने $100 का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, और $150 का क्या क्या इंपोर्ट कर लिया, तो आपको $50 का मार्जिन दिख रहा ना। $50 का जो मार्जिन दिख रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, हो सकता है हम कैपिटल अकाउंट में $50 का क्या कर लें, वहां पे बोरोइंग कर ले। बोरोइंग वगैरह अलाउ रहेगा कहां पे, हमारे पास हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो वहां पे अब जब बोरोइंग करोगे तो 50 जो आपका ओवरऑल देखोगे, फिर ओवरऑल देखोगे हमारे पास 50 उधर सरप्लस है, तो 50 इधर हमारे पास क्या हो गया, डिफिसिट है, बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं चीजों को हैंडल करने की। जितना हमारे पास डिफिसिट होंगे हम उतना हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। और हमें ग्रांट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं वर्ल्ड वाइड, हम भी ग्रांट देते हैं, हमें भी ग्रांट मिलते हैं, हम किसी को लोन दे रहे तो उससे भी हमारे पास पेमेंट आते रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास कैपिटल अकाउंट में जाती है, तो उसके जरिए जो डिफिसिट हो रहे हैं वो मैनेज हो जाता है। और मैनेज नहीं हो पाता, दैट इज वेरी वेरी लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ऐसे केसेस में फिर आपको अपने इकोनॉमी को, अपने करेंसी को क्या करनी पड़ेगी, डिवैल्यूएट करनी पड़ेगी, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की बात करोगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब आप बात करते हो ग्लोबल ट्रेड की, तो आपने पहले भी देखा है, हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ थिंग्स की। मूवमेंट ऑफ थिंग्स की मतलब आप क्या देखोगे, वहां पे हमारे पास मूवमेंट होते हुए दिखेगा किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। आउटपुट मार्केट की बात करते हो, जो भी चीजें आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर प्रोड्यूस हो रही है वो आपके यहाँ आएगा या फिर बाहर जाएगा, ठीक ना। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट कभी कभी होता है कि हम गुड्स को ना सेल और परचेज करके हम वहां पे क्या कर रहे हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां पे फॉरेन जो सिक्योरिटीज होती हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कहलाता है फाइनेंशियल मार्केट। इसके अब हमारे, हम भी परचेज करते हैं, वो भी हमारे परचेज करते हैं, जैसे आप एफडीआई बोलते हो, एफआईआई बोलते हो, एफपीआई बोलते हो, लेबर मार्केट बोलते हो, ठीक ना। हमारे पास इसके साथ साथ अब आप देख रहे हो पैसे का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सभी चीजों को करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, तो ह्यूमंस का भी क्या हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रहा है।
और वैसे केसेस में ह्यूमन मार्केट की भी आप बात करो, लेबर मार्केट की बात करो, तो वर्कर्स मूविंग बिटवीन कंट्री। तो ये तीन चीजें हमेशा फ्लो में रहती है, जिसके जरिए देखोगे हमारा वर्ल्ड वाइड क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है भाई? दिस इज अ नेशंस फाइनेंशियल स्कोर कार्ड विद द वर्ल्ड। जैसे आपने बजट देखा था, तो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, वहां पे अपने करेंट अकाउंट की बात, वहां पे अपने करेंट रिसीट और करेंट एक्सपेंडिचर की बात की, तो वहां पे भी आपने बेसिकली रिसीट और एक्सपेंडिचर की बात की थी। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसके जरिए अकाउंट के टर्म्स में हम चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो यस, दिस इज द नेशंस फाइनेंशियल स्कोर कार्ड विद द वर्ल्ड, रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस इन गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेजिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ध्यान रखेंगे किन किन चीजों का यहाँ पे देख रहे हो ट्रांजेक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे हमने देखा आउटपुट मार्केट, फिर एसेट्स का देख रहे हो जिक्र होते हुए, तो वो हो जाता है आपके पास फाइनेंशियल मार्केट। और यही चीजें आप देखोगे यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाएगी, जहां पे अगर करेंट अकाउंट की बात करोगे, तो यहाँ पे देखोगे हम बात करें फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स, जो गुड्स सर्विसेज और जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं वो आपके करेंट अकाउंट में देखेंगे। ट्रेड इन गुड्स होगा, यहाँ पे ट्रेड इन सर्विसेज होगा। सर्विसेज की बात करते तो देखिए इसे इंडिविजुअल्स बोल रहे हो, राइट, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये हो जाती है, आपने बार बार पिछले सेशन के दौरान भी कुछ बच्चों पूछ रहे थे कि सर इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, विजुअल्स क्या होते हैं। तो जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं बेसिकली, तो करेंट की बात करोगे तो इसे आप दो पार्ट में बांट देते हो। करेंट की बात कर रहे हो आप, तो इसे आप दो पार्ट में देख रहे हो डिवाइड किए जाते हुए। जो हमारे पास चीजें करेंट अकाउंट के जरिए लाइक मैनेज की जा रही है, जिनका आप देखोगे वहां पे जिक्र होते हुए, तो वो होंगे विजिबल गुड्स, विजिबल्स और इनविजिबल्स। अब पूछेंगे कि सर ये क्या है भाई, विजुअल और इनविजुअल्स क्या है? तो विजुअल्स की बात करोगे तो यहाँ जहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स का होगा, जैसे गुड्स आप ट्रांसफर करो तो आपको पता है कि भाई हम तो इतना बेच रहा है, ठीक है ना, तो वो हमारे पास दिख रहा है, तो वो होगा ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अब ट्रांसफर ऑफ गुड्स से एसोसिएटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके लिए विजुअल कहलाएंगे और उसका करेंट अकाउंट से एसोसिएशन होगा। पर इसके साथ साथ हमारे पास इनविजुअल गुड्स भी हैं, इनविजुअल मैटर्स भी। इनविजुअल मैटर्स की बात करोगे तो वहां पे क्या आ जाएंगे, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर, वो सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अंदर ये सारे आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे भाई? पहला हो जाएगा सर्विसेज, पहला हो जाएगा आपका सर्विसेज, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर रहे हो आप किसकी, फिर आप बात कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर्स, या फिर क्या क्या मैंने बोला, इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो सर्विसेज हो गया हमारे पास, फिर हो गया आपका वहां पे ट्रांसफर्स हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफर। इनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये हमारे पास इंडिविजुअल माने जाते हैं, पर हैं आपके करेंट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो इन सब गुड्स और सर्विसेज बेसिकली मान के चलिए, इंडिविजुअल्स को आप शॉर्ट में बोल देंगे सर्विसेज, ठीक है ना, इसको आप सर्विसेज से मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स का ट्रांजेक्शन हो गया, इंडिविजुअल्स का हो गया, सॉरी गुड्स का हो गया, करेंट अकाउंट के जहां पे गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, करेंट अकाउंट की बात करेंगे वहां पे जिसके जरिए ट्रांजेक्शन होंगे। फिर इंडिविजुअल्स के अंदर सर्विसेज के होंगे, और ट्रांसफर्स की हम बात करेंगे। सर्विसेज और ट्रांसफर्स दोनों की जब भी आप बात करोगे तो वहां पे भी आप बात करोगे किसकी, करेंट अकाउंट की, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स हैं बट किससे एसोसिएटेड भाई, करेंट अकाउंट से रिलेटेड है। और उसी का आप देख रहे हो यहाँ पे जिक्र आते हुए, करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट डील्स विथ व्हाट, रिकॉर्ड ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स। देखिए यहाँ पे यस, फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, एंड ट्रेड मींस व्हाट, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक ना, ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। तो ये हो गया हमारे पास करेंट अकाउंट। व्हाट है करेंट अकाउंट इम्बैलेंस मींस, व्हाट है करेंट अकाउंट इम्बैलेंस मींस व्हाट, सरप्लस और डिफिसिट। यू कैन हैव मोर एक्सपोर्ट देन योर इंपोर्ट, देन यू आर इन सरप्लस। अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, यू आर इन डिफिसिट। इसी को आप बोल रहे हो क्या, करंट अकाउंट इम्बैलेंस। ये हो गया हमारे पास करंट अकाउंट इम्बैलेंस। अब यहाँ पे बैलेंसिंग को देखने के लिए क्या करो, बैलेंसिंग द बुक्स, करंट अकाउंट डिफिसिट कब होगा, जब स्पेंडिंग इज मोर देन रिसीव, एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। कैपिटल अकाउंट सरप्लस का होगा, डिफिसिट मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय सरप्लस, और कैपिटल अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब आपका रिसीट क्या है भाई, रिसीट इज मोर देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर
रिसीट इज मोर देन एक्सपेंडिचर, ठीक ना, ये दोनों चीजें आप ध्यान रख रहे हो, वो हो गया आपका करेंट अकाउंट। फिर कैपिटल अकाउंट की बात करते हो, कैपिटल अकाउंट की बात करोगे तो यहां पे आप देख रहे हो रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस ऑफ एसेट्स, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होगा एसेट्स का, यहाँ पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज की बात की थी, सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट्स की बात की थी, यहाँ पे बात करो एसेट्स का, एसेट्स का ट्रांजेक्शंस इनवार्ड हो सकता है या फिर आउटवार्ड हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आप समझ रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, एफडीआई बात करते हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, बोरोइंग एंड असिस्टेंस की बात करते हो, तो ये सारे हमारे पास आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। जो भी ऐसे ट्रांजेक्शंस होंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर उनका जिक्र देखोगे। व्हाट है कैपिटल अकाउंट इम्बैलेंस? अगर कैपिटल इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, दैट इज सरप्लस। कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, दैट इज डिफिसिट। सेम मैनर, इन सेम मैनर एज इट वाज देयर विद करेंट अकाउंट। तो ये आपने देख लिया। हाउ एक्सचेंज रेट्स वर्क, ये हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ बात कर लो। सैंपल ब्रेकडाउन इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था 2023-24 का, वो गौर कीजिएगा। करेंट अकाउंट में हमने देखा था भाई, हमारे पास ट्रेड बैलेंस जो है, करेंट अकाउंट बैलेंस से -38, माइनस रिप्रेजेंट डिफिसिट, ठीक ना, माइनस यहाँ पे दिख रहा है, माइनस मतलब डिफिसिट। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड बैलेंस जो है 90 का, 90 आपने क्या किया, ट्रेड बैलेंस किया। ट्रेड जो है आपका -90 का, माइनस दिखा रहा है हमेशा डिफिसिट में, जहां पे भी माइनस साइन देख रहे हो डिफिसिट है आप। नेट इन्विजुअल्स का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपके पास यहाँ पे कितना है भाई, 52। सर्विसेज जो आपने भेजा है या फिर लिया है, भेजा है यूजुअली तभी ये तो प्लस में है, और ट्रेड बैलेंस जो गुड्स का हुआ है वो क्या है, माइनस में, मतलब आपने गुड्स इंपोर्ट ज्यादा किया है गुड्स का, और सर्विसेज का यहाँ पे एक्चुअली इंडिविजुअल्स आपको सर्विसेज के बारे में याद दिला गया, तो सर्विसेज आपने ज्यादा प्रोवाइड किया, बट गुड्स का क्या हुआ, आपके यहाँ शॉर्टेज है तो आपने इंपोर्ट किया। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखते हो करंट अकाउंट बैलेंस क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे -38, क्योंकि हमारे पास ट्रेड इंबैलेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसलिए वो क्या है, डिफिसिट है। अब इसी को कंपनसेट करने के लिए -38 हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफिसिट दिखा रहा है, हमारे पास होना चाहिए था उसे प्लस में, बट वो माइनस में, तो मतलब वो डिफिसिट हो रहा है, ठीक ना। चलिए अब कैपिटल अकाउंट बैलेंस की बात करते हो, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये हमारे पास है 41.15, और इसका 41.15 जो है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर ये जो पैसे हैं वो कहां से आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आ रहा, बैंकिंग कैपिटल से आ रहा, शॉर्ट टर्म डेट आपने लिया है उससे आ रहा, अदर आइटम्स जो नेट है आपके पास उससे आ रहा। तो यहां पे सबको अगर जोड़ देते हो, 19 + 10 कितना हो गया भाई, 19 + 10 हो गया आपका 29, 29 और +15 कितना हो जाता भाई, 29 और +15 हो गया 44। 44 में से अपने पॉइंट -2.85 घटा, क्योंकि अदर जो आइटम्स है वो नेट में अगर देखते हो तो माइनस में है, तो यहाँ पे मतलब हमें डिफिसिट दिख रहा है, हमें घाटे में है, तो हम क्या कर देंगे, टोटल जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस निकालेंगे वहां 44 में से -2.15 43 में से क्या कर दोगे, घटा दोगे, हमारे पास आ जाएगा 41.15। पर ये क्या है, प्लस में, सरप्लस में, तो सरप्लस में है, और यहाँ पे देख लो करंट अकाउंट बैलेंस हमारे पास क्या है, डिफिसिट में। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, एरर्स एंड ओमिशन कितने का भाई, 3.15। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 3.15, क्या करोगे, 41.15 में से -38 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एरर्स एंड ओमिशन 3.15। ओवरऑल बैलेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, 0, इसे करना है। अब 0 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इतना ही लोन लेंगे, क्या करेंगे, इतना ही लोन लेंगे, ठीक है, समझ में आया मेरी बात, इतने हम क्या करेंगे, लोन लेंगे, या फिर उसको कंपनसेट करने के लिए किसी तरीके से हम अपने करेंट अकाउंट बैलेंस में इसे ऐड करेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पे सरप्लस है उतना हमारे पास वहां पे डिफिसिट हो जाएगा, और हमारे पास नेट जो बैलेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसलिए आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, दोनों में जो पेमेंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। तो करेंट अकाउंट और यहाँ पे आपने कैपिटल अकाउंट दोनों का जिक्र देख लिया। अब बैलेंसिंग द बुक्स कैसे बैलेंस करोगे भाई, करेंट अकाउंट डिफिसिट की बात करते हो, अगर स्पेंडिंग ज्यादा है, रिसीट कम है, तो डिफिसिट है, ठीक ना। कैपिटल अकाउंट सरप्लस, नेट बोरोइंग, एसेट सेल्स, ये हमारे पास। अब यहाँ पे जैसे आपने बोला कि हमारे पास माइनस क्या है, हम 41.15 में से 38 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.15 के आसपास आ जाएगा हमारे पास एरर्स एंड ओमिशंस। जितना हमारे पास डिफिसिट है भाई उतना हम क्या करेंगे, हम बोरो कर लेंगे, बोरो कर लेंगे, या फिर हमारे पास जो एसेट है उसको बेच देंगे। अभी हमारे पास तो एसेट आ जाएगा, फिर उसके जरिए हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे करेंट अकाउंट बैलेंस को। तो ये आप कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, ऑटोनोमस वर्सेस एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। अब जो आपने देखा कि जो हम जो ट्रेड कर रहे हैं वहां पे अलग अलग कंट्रीज के साथ जब ट्रेड करें, अलग अलग कंट्रीज का अपना एक करेंसी है, तो भाई सबके साथ हम कैसे तालमेल बिठा पाते हैं, अपना करेंसी में तो हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमारी करेंसी का नहीं वैल्यू है कोई दूसरे कंट्री के अंदर। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एक सेटअप के जरिए, जिसे आप बोलते हो फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके जरिए क्या करते हैं, एक मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है उसके जरिए फॉरेन एक्सचेंज रेट हम डिसाइड करते हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पे ऑटोनोमस होता है या फिर एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस क्या करता है, मेड फॉर प्रॉफिट, वर्सेस एकोमोडेटिंग की बात करते हो, मेड टू ब्रिज बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप, ऑफिशियल रिजर्व सेल्स यहाँ पे करोगे। ऑटोनोमस में क्या करोगे, आप सिर्फ प्रॉफिट की बात करोगे, एसेट उसेट सेल नहीं करोगे, ठीक ना। यहाँ पे एकोमोडेशन जब हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस बैलेंस को जो मार्जिन ऑफ बैलेंस एरर्स एंड ओमिशन है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, अपने जो ब्रिज है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो गैप है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको ब्रिज करने के लिए क्या करोगे, अपने ऑफिशियल रिजर्व को क्या करोगे, सेल करोगे। तो यहाँ पे इसे एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक ना। तो दो तरीका हो गया डेफिसिट को भरने का, ऑटोनोमस वर्सेस एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अब व्हाट इन्फ्लुएंसेस एक्सचेंज रेट, तो शॉर्ट रन में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स एंड स्पेकुलेशन, और लॉन्ग रन में क्या हो जाता है भाई, इनकम ग्रोथ एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारे पास पूरे चैप्टर का समरी। यहां पे लास्ट में बात करते हैं कि जी हाँ कैसे आप डिसाइड करो कि आपका करेंसी का रेट क्या होगा भाई, तो वो है हमारे पास फ्लेक्सिबल, मिक्स्ड एंड मैनेज्ड, हाइब्रिड जिसे बोलते हैं। तो ये मार्केट के द्वारा डिसाइड किया जा रहा, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जा रहा, और यहाँ पे एक समय रहते हुए ज्यादातर राइट ज्यादातर टाइम मार्केट कंट्रोल करेगा, बट इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी देयर गवर्नमेंट विल इंटरवेन, they will try to bring it at equilibrium level or a stable level, or further again they will give they will hand over this to market जब स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसे हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये तीनों हम पढ़ेंगे, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, एक बार फिर से इसे देख लेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। सो दिस इज द नेशनल लेजर, हाउ ओपन इकोनॉमीज कीप अ स्कोर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ओपन इकोनॉमीज की बात करो, वर्ल्ड वाइड जो आपने देखा ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हुआ, वहां पे अपने मार्केट को ओपन कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो, एलपीजी की आप बात करते हो, ठीक ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे स्पेशली हम बात करें किसकी, ग्लोबलाइजेशन की, और प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे क्योंकि आप मार्केट को दे दिए हैं रेट डिसाइड करने के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, तो वी बिगैन इन अ सेल्फ कंटेन्ड वर्ल्ड, जहां पे आपने देखा था कि हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हाउस होल्ड क्या कर रही है, डिमांड एग्जर्ट कर रही है, दे विल कंज्यूम, दे विल डू कंज्यूम, और फर्म वहां पे क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, राइट। कंज्यूम करोगे तो यहां पे आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी क्या आएगी, अपना एक्सपेंडिचर दिखाएगी। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड के क्या हो गए, क्या हो गया हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। एग्रीगेट डिमांड आपने देखा था, एग्रीगेट डिमांड मींस एग्रीगेट सप्लाई, तो जितना आप सप्लाई कर रहे हो उतना ही डिमांड है। तो टोटल डिमांड की बात करोगे तो कैसे आ जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, जहां पे टोटल कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, देन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन तीनों को ऐड कर दोगे भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, जहां पे हमारे पास कोई तीसरी एंटिटी, मतलब कोई वहां पे फर्दर देखोगे कोई तीसरी एंटिटी नहीं है। मान के चलते अगर हमारे पास गवर्नमेंट यहाँ पे है भी, तो उसका भी बहुत बड़ा कोई रोल नहीं वहां पे, ठीक ना। हमने देखा था इनका कोई बहुत बड़ा वहां पे रोल नहीं है, इनको हटा भी दोगे तो हमारे पास कोई सिस्टम में चेंज नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहेगा, ठीक ना। सो फ्रॉम क्लोज बॉर्डर्स टू ग्लोबल मार्केट्स, यहाँ पे देखते हो तो हम क्या बात करते हैं, आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और लेबर मार्केट होते हैं। ये तीन चीजें ऑलवेज क्या है, थिंग्स विच आर इन ऑलवेज फ्लो। तो ये तीन चीजें जो हैं ये क्या है, हमेशा फ्लो में है, आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और लेबर मार्केट, ये देख लिया आपने। देन द गेट स्विंग ओपन, तो उसी की बात करो, कौन कौन सा गेट है जिसको ओपन करने के बाद क्या होता है, ओपन मार्केट आ जाता है भाई। आउटपुट मार्केट जहां पे ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स, फिर बात करते हो लेबर मार्केट जहां पे बात करते हो मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, राइट, ये आपने देखा। फिर बात करते हैं, अब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हो तो आपने देखा कि चीजें फ्लो में है, फ्लो में होगी मतलब वो इनवर्ड भी फ्लो में होगा, आउटवर्ड में भी फ्लो में हो सकता है। तो इनवर्ड जब फ्लो होगा तो उसे क्या बोलते हो आप, इंपोर्ट, इंपोर्ट बोल रहे हो। जब आप इंपोर्ट से बोल रहे हो तो वहां पे आप चीजों को क्या कर रहे हो भाई, वहां पे चीजों को आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए क्या करेगा, लीक करेगा। ये दिस इज डिपिक्टिंग व्हाट, लीकेज, दिस इज कॉजिंग लीकेज। और यहां पे ये तब ज्यादा होगा जब हम क्या करते हैं, चीजों को परचेज करते हैं, व्हेन वी बाय फॉरेन गुड्स दिस स्पेंडिंग एस्केप्स द सर्कुलर फ्लो। फिर यहां पे बात करते हो तो हम बात करते हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन कब होगा भाई, यूजुअली आपने देखा था कि शुरू से हम बात करते थे कि कोई लीकेज और इंजेक्शन नहीं होता था जब हम पहले बात करते थे एग्रीगेट डिमांड के अंदर या फिर मनी के लाइक सिस्टम के अंदर। तो टू स्टेट वाले सिस्टम में आपने देखा था कि लीकेज और इंजेक्शन था ही नहीं, पर यहां पे है तीसरी एंटिटी वर्ल्ड वाइड। हम वहां पे जब बात करते तो वो हो जाता है हमारे पास क्या, हमारा वो हो जाता है हमारा, क्या बोलते हो आप उसे, हाँ ट्रेड, तीसरी एंटिटी हो जाती है ट्रेड, ट्रेड यहाँ पे जहां पे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने मार्केट को ओपन करके उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वैसे वहां पे इंजेक्शन होगा और लीकेज होगा। लीकेज होगा जब आप इंपोर्ट करोगे, इंजेक्शन कब होगा, जब आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। तो ये आपने देखा, ये हो गया हमारे पास
इसके जरिए हमारे पास क्या होगा, फॉरेक्स बढ़ेगा, इंजेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी ही, फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके जरिए क्या होगा भाई, फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा, वो कमेगा। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो ऐसे केसेस में अगर देखोगे एग्रीगेट डिमांड तो उस तीसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रहा है, और वो तीसरी एंटिटी क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट तब तो ये भाई पॉजिटिव होगा। जब एक्सपोर्ट हमारे पास लेस देन हो जाएगा इंपोर्ट से, तब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कम जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिफिसिट और सरप्लस की आपने बहुत पहले बात कर रखी है, उसका हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ठीक है भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो अब आपने बात कर ली, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई सरप्लस में है और हम डिफिसिट में। तो उसके लिए हमने अब देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली जब भी हम बात करते हैं तो वो डिसाइड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के द्वारा। हमारे पास उसके लिए की टर्म है, और वो की टर्म हमारे पास क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर आप देखते हो कि हमारे पास दो अकाउंट वहां पे खोले गए, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, राइट। तो करेंट अकाउंट किस में डील करता है भाई, इट डील्स विथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स। गुड्स भाई विजुअल, सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स इनविजिबल्स, राइट। कैपिटल अकाउंट की बात करते हो तो ट्रैक्स द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो फाइनेंशियल एसेट्स का जो ट्रांजेक्शन करेंगे, जहां पे सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्स में आप बात करोगे, स्टॉक्स में बात करोगे, तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसी को आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्कस करते हुए। तो एवरी ईयर नेशंस एंगेज इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शंस का मतलब सिंपल सा यहाँ पे बात हो रहा है किसका, ट्रांजेक्शन से। जैसे आपने देखी है इसका जिक्र, तो इसका मतलब हो गया, हम बात करें यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब एक्सपोर्ट से है या फिर इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट से है इसका मतलब, या फिर इंपोर्ट से मतलब है। ठीक ना, चलिए, टू मेक सेंस ऑफ इट वी नीड अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और वो सिस्टम अकाउंटिंग हमारे पास क्या है भाई, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपने देखा कि हमारे पास दो अकाउंट है, करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल। करेंट अकाउंट्स ट्रेड इन गुड्स विजिबल हो गया, ये हो गया हमारे पास विजिबल। ठीक ना, इनका आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे भाई। ठीक है ना, फिर ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स, ये दोनों हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये दोनों हमारे पास किसके पॉइंट से, इनविजिबल्स, इनविजिबल्स कहलाएंगे ये। अभी हमने देखा था इनके बारे में। ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर देखोगे फैक्टर इनकम की बात करेंगे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड लेबर्स। बात करोगे नॉन फैक्टर इनकम, जहां पे शिपिंग, टूरिज्म एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज के जरिए हमारे पास जो इनकम आती है, वो हम बात करें यहाँ पे। फैक्टर इनकम मतलब क्या, जहां पे चीजें प्रोड्यूस हो रही है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड लेबर के थ्रू हो रहा है, राइट। तो हमारे पास फैक्टर इनकम है। नॉन फैक्टर इनकम जहां पे आप बात करो शिपिंग के जरिए, टूरिज्म के जरिए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के प्रोवाइड करने के जरिए क्या हो रही है, आप रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, तो ये हो गया नॉन फैक्टर इनकम। अल्टीमेटली ये क्या है भाई, सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ पेमेंट की बात करते हो तो यहां पे बात करो रेमिटांसेस एंड एड्स, ग्रांट्स जो आप रिसीव कर रहे हो फॉरेन से, तो वन वे पेमेंट, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स। ठीक ना, ये हमारे पास हो गया ट्रांसफर पेमेंट्स। ये दोनों हमारे पास इनविजिबल्स कहलाएंगे। करेंट अकाउंट के अंदर इन तीनों का जिक्र दिखेगा आपको। फिर से विजुअल्स, दोनों इनविजिबल्स, विजुअल्स में गुड्स का ट्रांजेक्शन होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डायरेक्टली आप बात करोगे। इनविजिबल्स में आपके पास आ जाएंगे सर्विसेज का ट्रेड्स और ट्रांसफर पेमेंट्स। सर्विसेज में आपने देखा कि हमारे पास फैक्टर इनकम है और नॉन फैक्टर इनकम है। और फाइनली ट्रांसफर पेमेंट्स में हमने बात की कि वन वे है, ये सिर्फ आएगा। ठीक ना, आ रहा है भाई, तो ये क्या है, वन वे पेमेंट्स, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स जो आ रहा है, रेमिटांसेस आ रहा है, ऐड जो आ रहा है, वो आपको यहां पे रखा जाएगा। चलिए, अब यहां पे देखते हैं करेंट, यही आपने देखा, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम। फिर यहां पे बात की आपने नेट नॉन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट की बात करें, रिसिप्ट्स फ्रॉम फॉर फ्री गिफ्ट्स, रेमिटांसेस एंड ग्रांट्स। अब यहां पे समझने वाली बात है कि जो करेंट अकाउंट है वहां पे आप हर हालत में देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट। ये सारे तो आपके लिए, ये तो वन वे ही भाई, ये सिर्फ आ ही रहा है, ये सिर्फ आ ही रहा है। ये हमारे पास क्या है, इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन है। ठीक है ना, ये भी सर्विसेज जो दे रहे हो एक तरीके का क्या है, हमारे लिए इंजेक्शन है, ये इंजेक्ट करेगा मनी। ठीक ना, दिस विल इंजेक्ट मनी, इंजेक्शन ऑफ मनी, दिस विल ब्रिंग मनी, दिस विल ब्रिंग मनी। पर यहां पे जो मेन है वो है गुड्स का। गुड्स के केसेस में हम देख रहे हो कि चीजें एक्सपोर्ट भी की जा रही है, इंपोर्ट भी की जा रही है, बट यहां पे मोस्टली हम क्या करें, दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है ना, यहां पे अगर आप देख रहे हो तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और यही इन तीनों में सबसे ज्यादा यही है जो कि हमें डिफिसिट बनाता है। तो यहां पे बात करो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो रहा है, इसके बेसिस आप दिखाओगे करेंट अकाउंट हमारा क्या है, डिफिसिट है या सरप्लस में। तो करेंट अकाउंट के अंदर अगर आप चीजों को क्या कर रहे हो, रिसीट, चीजों को ज्यादा बेच रहे हो, मतलब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, मतलब यहां पे रिसीट इज मोर देन पेमेंट, नेशन इज लेंडर। नेशन क्या है भाई, लेंडर है, आप वहां पे लोन दोगे, और यहां पे क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। रिसीट का मतलब क्या हो गया भाई, रिसीट का मतलब क्या हो गया भाई, आप बात करो मोर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या है वहां पे ज्यादा है। ठीक ना,
इंपोर्ट यहां पे कम है। करेंट अकाउंट डिफिसिट, आप जैसे ही यहां पे देख रहे हो कि आपका रिसीट कम गया है, पेमेंट ज्यादा हो गया, यहां पे क्या देख रहे हो, आपका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। इंपोर्ट ज्यादा मतलब चीजों को परचेज आप ज्यादा कर रहे हो, परचेज ज्यादा कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपके लिए क्या होगा, आपका हाथ खाली होगा, क्योंकि वहां पे आप एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो। एक्सपेंडिचर दिखाओगे तो आपका क्या होगा, नेशन को ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, तो इसके लिए क्या करोगे, आप बोरो करोगे। तो यहां पे वैसे केसेस में सरप्लस रहेगा तो आप लेंडर बनेंगे, और अगर आप डिफिसिट है भाई, डिफिसिट है, तो यहां पे आप क्या बन जाओगे, बोरोवर बन जाएंगे। ठीक है ना, ये यहां पे हम देख रहे हैं डिस्कस किए जाते हुए। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो उसी का आप देख रहे हो, जिक्र होते हो, रिसीट इज मोर देन पेमेंट मींस यू आर सरप्लस, और यहां पे आप क्या है, लेंडर है भाई साहब, यहां पे आप क्या है, लेंडर है। अगर यहां पे आप डिफिसिट हैं तो यू आर बोरोवर, ठीक है ना, और यहां पे पेमेंट क्या है, मोर है, एक्सपेंडिचर मोर है, किससे, इट इज पेमेंट इज मोर देन रिसीट, तो ये आप केस देख लिए। तो नेशन कैन बी लेंडर और बोरोवर, दैट वुड बी डिसाइडेड, बेस्ड ऑन व्हाट, द स्ट्रक्चर ऑफ करेंट अकाउंट। ठीक है, वहां पे आप देखिए सरप्लस है, डिफिसिट है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में पहले आपने बात की थी वहां पे कि हम इन्फ्यूजन की बात करेंगे, और वहां पे बेसिकली जो मार्जिन रहेगा हमारे पास लॉस का, उसको हम क्या करेंगे, ब्रिज करने की कोशिश करेंगे। तो द कैपिटल अकाउंट ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ एसेट्स, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स इन एनी फॉर्म in which wealth can be held, for example money, stocks, bonds. The purchase of foreign asset is a debit item. जब आप फॉरेन एसेट को परचेज करते हो तो वहां से आपका पैसा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। while the sale of domestic asset to a foreigner is a credit item, क्या हो रहा है, उससे आप अपना स्टॉक भेज रहे हो, सेल कर रहे हो, अपना डोमेस्टिक एसेट सेल कर रहे हो, तो वहां पे फॉरेनर अगर खरीद रहे तो उनका पैसा हमारे पास आ रहा ना, तो दिस इज इनफ्लो। तो फिर यहाँ पे आउटफ्लो और इनफ्लो डिसाइड करेगा कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट डिफिसिट है या क्या है, हमारे पास सरप्लस में। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, इक्विटी कैपिटल और इन्वेस्टेड अर्निंग की बात करते हो आप, तो ये हो गया आपके पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर बात करोगे एफआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ऑफशोर फंड की बात करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट। तो वहां पे हम देखेंगे फॉरेनर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे डायरेक्ट और पोर्टफोलियो के थ्रू दिखा रहे हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग, अब हमारे पास कभी कभी हम बोरो की भी करते हैं, राइट। एग्जांपल्स कॉमर्शियल बोरोइंग, कब के लिए भाई, शॉर्ट टर्म डेट के लिए। फिर आगे बढ़ते हो तो एक्सटर्नल आप क्या करते हो, असिस्टेंस लेते हो, जहां पे गवर्नमेंट एड मल्टीलैटरल बायलैटरल लोन्स वहां पे ले रहे हो, दे रहे हो, ठीक है ना, तो ये हम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल असिस्टेंट कराएगा, कहलाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने करवा सकते हो कंट्री के अंदर, तो इनफ्लो होगा, बाहर करोगे तो आउटफ्लो होगा, ठीक है। और दोनों केसेस में अगर आपके कंट्री के अंदर भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो अल्टीमेटली वो फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि पैसा आया अभी इंस्टेंटली। बाहर कर रहे हो तो वहां पे आप ये सोच के कर रहे हो कि फ्यूचर में वो आपके लिए क्या करेगा, वेल्थ जनरेट करेगा, बाहर अगर किसी कंट्री के अंदर कर रहे हो। दोनों में आपके लिए कैपिटल फ्यूचर डिपेंडेंट हो आप, इसलिए यहां पे देख रहे हैं हम बात करें कैपिटल क्रिएशन की, ठीक है ना, कैपिटल रिडक्शन की भी बात करोगे। अब यहाँ पे जैसे देखो एक्सटर्नल बोरोइंग ले रहे हो तो शॉर्ट टर्म है, तो वहां पे आप क्या देख रहे हो, हमारे पास क्या हो रहा है, देयर इज लैक ऑफ yes, for now we are getting some money here, but in future it is going to become a burden over us, so yes, that is external borrowing। यहाँ पे एक्सटर्नल असिस्टेंस के जरिए आपने देखा कि लोन लिया है, लोन दिया होगा, ऐड दिया होगा, ग्रांट दिया होगा, ये सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोनों केसेस में आप आउटफ्लो इनफ्लो की बात कर रहे हो। तो अगर हमारे पास इनफ्लो ज्यादा है भाई, इनफ्लो पैसे का इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो देन दिस कैपिटल अकाउंट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट सरप्लस। वहीं पे अगर कैपिटल अकाउंट, अगर हम बात करते हैं इनफ्लो वहां पे कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, देन यू विल बिकम डिफिसिट। तो ये था हमारे पास क्या, बेसिकली हमारा कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड डेटा, ये देख लिया आपने। इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, एफआईआई, ऑफशोर फंड्स, एक्सटर्नल बोरोइंग कर रहे हो, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल असिस्टेंस दे रहे हो या ले रहे हो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी चीजें आएगी, ठीक है। चलिए अब बेसिकली यहां पे क्या देखते हो, द बैलेंसिंग एक्ट, आपने कैपिटल देखा और अपना क्या बोल सकते हो, करेंट भी देखा। तो द कोर प्रिंसिपल, जस्ट एन इंडिविजुअल हु स्पेंड्स मोर देन देयर इनकम मस्ट बोरो और सेल एसेट्स, अ कंट्री विद अ करेंट अकाउंट डेफिसिट मस्ट फाइनेंस इट। जो बंदा या फिर किसी देश, अच्छा एक पर्सनल बंदा हो, जो बंदा हो या फिर कोई देश हो या फिर कोई स्टेट हो, अगर वो ज्यादा खर्चा कर रहा है तो हर हालत में वो क्या करेगा, बोरो करेगा, ठीक है ना। और वैसे केसेस में करेंट अकाउंट में डिफिसिट आएगी और उसको मैनेज करने के लिए वो फिर से क्या करेगा,
सॉरी बोरो करेगा इसलिए क्योंकि करेंट अकाउंट में ऑब्वियसली उसके पास जो डिफिसिट आ रही है उसको उसको क्या करना है, उसको उसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो करेंट अकाउंट डिफिसिट मस्ट हैव टू बी बैलेंस्ड बाय कैपिटल अकाउंट सरप्लस, राइट। सो करेंट अकाउंट डिफिसिट इक्वल टू कैपिटल अकाउंट सरप्लस, तो दिस इज नेट कैपिटल इनफ्लो, राइट। सो द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान रखेंगे। व्हेन अ डिफिसिट एग्जिस्ट द सेंट्रल बैंक में नीड टू सेल फॉरेन एक्सचेंज, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है या फिर उसको सेल कर दो, पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पे सेल फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स ऑफिशियल रिजर्व टू बैलेंस पेमेंट, दिस इज एन ऑफिशियल रिजर्व सेल, पहला देखा आपने। दूसरा, अ डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इज कॉल्ड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। तीसरा देखा, इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इज कॉल्ड द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। ये छोटे छोटे जो फीचर्स देख रहे हो ये सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो करेंट अकाउंट डिफिसिट है भाई, सरप्लस यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल अकाउंट के अंदर है, मैनेज हो गया। ये नेट जो हो गया हमारे पास करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का डिफिसिट और सरप्लस जीरो हो गया। करेंट अकाउंट अगर यहाँ पे देखते हो डिफिसिट की हम बात करें, करेंट अकाउंट डिफिसिट इक्वल टू प्लस करेंट अकाउंट डिफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट सरप्लस टेंड्स टू व्हाट, जीरो। ये हो गया हमारे पास हमारा इक्वेशन। अब यहां पे देख रहे हो एग्जांपल, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली 150 का है, इंपोर्ट कर रहे हो 240 का, ट्रेड बैलेंस कितना हो गया -90 का, राइट। ये हमारे पास कहां पे, जैसे आपने गुड्स का देखा जिक्र होते हुए, तो आपका हमेशा दिखेगा वो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, तो ट्रेड बैलेंस की बात करते हो तो -90 हो गया। नेट इंडिविजुअल्स जो है हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। नेट इंडिविजुअल्स हमारे पास करेंट अकाउंट में आएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, हमेशा बामन रहेगा। तो यहाँ पे करेंट अकाउंट बैलेंस की बात करते हो तो -38 दिख रहा है, -38 क्या है, ये डिफिसिट दिखा रहा है, माइनस साइन रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर इन डिफिसिट, राइट। फिर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस की, कैपिटल अकाउंट बैलेंस की बात करते हो तो आपके पास 41.15 है, 41.15। अभी आपने देखा था कि हमने उसके बारे में बात की थी कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, सभी यहाँ पे है और वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। और वहां पे एरर्स एंड ओमिशन की बात करोगे तो क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे लाइक अपना जो करेंट अकाउंट बैलेंस है उसको कैपिटल अकाउंट बैलेंस में से, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 6 - 5 कर दोगे, 6 - 5 कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा -3.15। ओवरऑल बैलेंस की बात करते हो तो वो देख लेते हैं आप, तो वो है जीरो। ओवरऑल कितना है भाई, वो जीरो हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमें चाहिए और यही हमारे पास हमारा मेन मुद्दा होता है कि करेंट अकाउंट और हमारा जो क्या बोलते हो आप सरप्लस है, करेंट अकाउंट का डिफिसिट है और जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है, दोनों क्या होना चाहिए, उसका सम जीरो होना चाहिए। और यही हम बात करें की ऑब्जर्वेशन, India's trade deficit, importing more goods than exporting, contributes to a current account deficit. This deficit is financed by a larger surplus on the capital account, driven by foreign investment. Foreign investment जो कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट, उसके जरिए हम क्या करते हैं, उसे फाइनेंस करते हैं और कभी कभी हम बोरोइंग भी करते हैं। द फाइनल ओवरऑल बैलेंस इज जीरो, शोइंग द सिस्टम एट वर्क। और इस तरीके से हमारा सिस्टम क्या करता है, काम करता है, राइट। ये देखा आपने, ठीक है। तो आपने देखा कि फॉरेन से ले लिया आपने लोन, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, ताली मार दिए, बम बम हो गए, सब कुछ हो गया, बैलेंस हो गया। पर अल्टीमेटली आप फॉरेन से लोन ले रहे हो भाई, तो वहां पे आपके करेंसी में थोड़ा हुआ आ रहा, या फिर ट्रेड भी करो तो आपकी करेंसी में तो हो नहीं रहा। वहां पे आप दूसरे कंट्री के साथ करो तो जिनसे खरीदोगे उनके करेंसी में कर दोगे आप, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल ये है भाई कि हम वहां पे डिसाइड करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होना चाहिए, राइट। सो एन इंडियन फर्म एक्सपोर्टिंग टू यूएस वांट्स रुपीज, एन अमेरिकन इन्वेस्टर बाइंग इंडियन स्टॉक्स दे नीड्स रुपीज, सो बट दे होल्ड डॉलर्स, बट उनके पास क्या डॉलर्स है। सो दिस क्रिएट्स अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। और ये कैसे सॉल्व होगा भाई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे डिसाइड करते हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, जिसे बोलते हैं फॉरेक्स रेट। अब ये यहाँ पे आपने डिस्कशन देखा था कि पहले और यहाँ पे ये रेट दैट टेंड्स टू चेंज, ये समय के हिसाब से चेंज होते रहता है, डिसाइड किया जाता है कंट्री के द्वारा या फिर इस लाइक सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे कौन कौन बैठते हैं भाई, यहाँ पे कौन कौन बैठेंगे सिस्टम के अंदर, देखेंगे कॉमर्शियल बैंक पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन है कॉमर्शियल बैंक के हैं, पहला अपना कॉमर्शियल बैंक और उनका जैसे इंडिया का आरबीआई और वहां का क्या हो गया हमारा फेडरल बैंक हो गया, आरबीआई का क्या बोलते हैं यूएसए का। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स बैठ जाएंगे, तीसरा ऑथराइज डीलर्स बैठ जाएंगे यहाँ पे, एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज बैठ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आईएमएफ बैठ गया, आईएमएफ के कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठ गया और फिर वहां पे बैठ के क्या करेंगे वो डिसाइड करेंगे, ठीक ना। तो ये होता है मेजर पार्टिसिपेंट्स। ये आपने देखा इस तरीके से फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रेट्स ऑफ लाइक करेंसीज डिसाइड की जाती हैं और वो हमारे पास रेट क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है, ठीक है। तो ये देखा था आपने एक्सचेंज रेट, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। ये आपने देखा मॉनेटरी अथॉरिटीज, ब्रोकर्स यहाँ बैठे हुए हैं, कॉमर्शियल बैंक्स बैठे हुए हैं और सब मिलकर क्या करें, डिसाइड कर रहे हैं, राइट। चलिए ये था हमारे पास सॉल्यूशन उसका। अब यहाँ पे बात करते हैं तो मार्केट फॉर मनी, सप्लाई एंड डिमांड। अब आप देखते हो कि जो आपने देखा है कि हमारा
डॉलर का डिमांड है या फिर रुपीज का डिमांड है वो शिफ्ट होते रहता है, उसका वैल्यूएशन क्या होते रहता है, हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। तो आपने देखा कि फॉरेक्स रेट के जरिए उसको डिसाइड किया जाता है। बट आप ये कैसे डिसाइड करोगे, कब ऐसा समय आएगा जब आप फॉरेक्स रेट को क्या करोगे, फ्लक्चुएट करोगे? तो वहां पे हम डिपेंड करते हैं, वहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं सप्लाई और डिमांड को। सप्लाई की बात करोगे तो वहां पे आप देख रहे हो कि उसे हम दिखाते हैं अपवार्ड स्लोप के जरिए, डिमांड को हम दिखाएंगे डाउनवर्ड स्लोप के जरिए, ठीक ना। अपवार्ड स्लोप की बात करते हो तो ये हमारे पास डिमांड फॉर फॉरेन डाउनवर्ड स्लोप, देखिए ये, हाँ सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज की बात करो तो अपवार्ड स्लोपिंग के जरिए दिखा रहे हो। व्हाई, गौर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। और ये ग्राफ देखेंगे और ये जो आप जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो वो आपका हो जाएगा हमारा करेंसी का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी ऑफ डॉलर। वहां पे कितना, $1 का वैल्यू क्या होगा और उसका वैल्यू $1, $2, $10 जो भी है उसका रेट क्या होगा, यहां पे आप डिसाइड करोगे, ठीक ना। तो अगर हमारे पास 10 का पता चल गया तो भाई 1 का तो निकाल ही लोगे, राइट। और वहां पे हम परचेजिंग पावर पेरिटी को भी इंक्लूड करेंगे, जस्ट आप देखेंगे। तो to purchase foreign goods services, send gifts abroad or buy foreign in financial assets, we have an urgent need of what, डॉलर। तो वहां पे डिमांड बढ़ रही है आपकी, लॉजिक क्या है भाई, हायर एक्सचेंज रेट, मोर रुपीज पर डॉलर मेक्स फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव, रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी डिमांड। अब देखिए दोनों का बेनिफिट है, अगर हमारा रुपीज का वैल्यू बढ़ेगा भाई तो क्या होगा, फॉरेन कंट्रीज डिमोटिवेट होंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर फॉरेन कंट्रीज लाइक हमारे इंडियन प्रोडक्ट को कम कर देंगे क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। ये आप समझिए, बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों चीजें हमारे लिए। देखिए आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। आप उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोलते हैं, यहाँ पे देख रहे हो कि हम बार बार डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है वो डॉलर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कम रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। पर यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आपके रुपीज की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडिया में अगर कोई गुड्स है जिसका फॉरेन में काफी डिमांड्स है तो ऐसे केसेस में आपके गुड्स का जो वैल्यू है, आपके रुपीज की प्राइस बढ़ेगी तो वो बढ़ रही है, और जब प्राइस बढ़ेगी तो एक तरीके से वो इन्फ्लेशन होगा, जहां पे फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं वो देखेंगे कि आपके गुड्स की प्राइस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, डिमोटिवेट होंगे, और हमारे पास देखेंगे कि डिमांड कम एग्जर्ट होगा, डिमांड कम आएगा, मतलब वो सोच रहे हैं कि भाई महंगा चीज हम क्यों खरीदें। तो ये एक डिमोटिवेशन है, लिए डिमोटिवेशन है उनके लिए, राइट। अब दूसरे केसेस में आप देखो, दूसरे केसेस में आप देखो कि जब आप बात करो सप्लाई की, तो पहले तो आपने देखा कि हायर एक्सचेंज रेट मेक्स फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव, रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी डिमांडेड, रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी डिमांडेड। तो उसके केसेस में आप देखोगे कि आपकी करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, सॉरी जो गुड्स की डिमांड है वो क्या होगी, घटेगी। तो ये है हमारे पास एक बहुत बड़ा लॉजिक। अब दोनों के केस में देखिए, मान लीजिए कि हमारी रुपीज की वैल्यू गिर रही है, रुपीज की वैल्यू गिर रही है, रुपीज का वैल्यू गिरेगा भाई तो डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, और इंडिया के लोग, आप बाहर के कोई गुड्स खरीद रहे हो तो क्या होगा, आप देखोगे कि उसका प्राइस भाई बहुत ज्यादा है तो हम नहीं खरीदेंगे, तो आपके लिए अल्टरनेटिव क्या हो गया, इंडियन गुड्स को खरीदोगे, फिर से आपके लिए क्या हो गया, हमारे लिए बेनिफिट्स क्या हो गया, हमारा अपना प्रोडक्ट हो गया। ऑटोमेटिकली देखिए हमारे लिए, उनके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा है। तो आप मार्केट के हिसाब से क्या कर रहे हो, इसे देख रहे हो चेंज होते हुए, और आप ये नहीं यहां पे बोल सकते कि भाई ये हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए खराब, हमारे लिए अच्छा है। आपको हर चीज के लिए यहां पे रेडी रहना, और इकोनॉमी की जब भी आप बात करोगे तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी जैसा बिहेव करता ना, लाइक वो अपने आप को ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है, उसी तरीके से यहां पे भी आप देख रहे हो कि चीजें ऑटोमेटिकली क्या की जा रही है, बैलेंस्ड की जा रही है। बैलेंस कैसे की जा रही है भाई, आप देख रहे हैं यहां पे कि अगर हमारे रुपये की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, रुपये की वैल्यू घट रही है तो डॉलर बढ़ रहा है, तो हमारे इंडिया के लोगों के लिए बाहर के गुड्स को परचेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो भाई इंडिया के अंदर जो गुड्स है उसको खरीदो, हमारा इंडिया का अपना मार्केट, इंडिजिनियस मार्केट क्या होगा, बढ़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरे केस में देख लो, सप्लाई ऑफ फॉरेन अपवर्ड स्लोपिंग की बात करूं, यहां पे क्या हो रहा है, फ्रॉम फॉरेनर्स परचेजिंग आवर एक्सपोर्ट्स, सेंडिंग गिफ्ट्स और बाइंग आवर डोमेस्टिक एसेट्स, अ हायर एक्सचेंज रेट, मोर रुपीज पर डॉलर मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर। समझिएगा, अगर हमारा डॉलर, हमारा जो पैसा वो सस्ता हो रहा है, हमारा पैसा अगर सस्ता हो रहा है, मतलब पहले $50 में था, वो $60, 50 रुपया एक डॉलर के बराबर था, अब $60 एक डॉलर के बराबर हो गया। तो वैसे केसेस में उनके लिए हमारा मार्केट और ओपन हो गया, क्योंकि चीजें हमारे इंडिया के अंदर सस्ती होगी तो बाहर के लोग आके खरीदेंगे, बाहर के लोग आके खरीदेंगे भाई, तो अल्टीमेटली रुपये में तो नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे डॉलर में, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा।
दोनों का बेनिफिट्स मैं सिर्फ बता रहा हूं, दोनों का बेनिफिट्स बता रहा हूं। अब इसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे हमारे लिए सही है, और ये जैसे हम अपने लिए बता रहे हैं कि हमारे लिए सही है, उसी तरीके से बाहर के कंट्री भी यही सोच के चलते हैं। तो मतलब हर कंट्री यहाँ पे पॉजिटिव वे में चीजों को ले रही है हमेशा, राइट। सो हायर एक्सचेंज रेट, more rupees per dollar makes foreign goods more expensive, reducing the quantity of foreign currency demanded. तो यहां पे देख रहे हो हायर एक्सचेंज रेट, मोर रुपीज पर डॉलर, यहां पे देख रहे हो मिक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर फॉर फॉरेनर्स, पोटेंशियली इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट्स एंड दस द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी सप्लाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों केसेस में अगर आप देख रहे हो हमारे पास अगर राइज लाइक वैल्यू जो हमारे पास अगर घट भी रहा है तो हमारे लिए कहीं से बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगे। हमारे पास चीप प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली हमारे लिए क्वांटिटी क्वालिटी तो हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसके जरिए अट्रैक्ट होंगे वो सारे लोग, और हमारी डिमांड बढ़ेगी चीप प्रोडक्ट की, मार्केट ग्लोबल मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ेगी। सो द एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट। तो जहां पे डिमांड ये हो गया और ये सप्लाई होगा, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। यहां पे आपने देख लिया। चलिए finally, so demand for USD comes from Indians who need to buy US goods and services, purchase US assets, sends gifts abroad. Equilibrium यहाँ पे आपने देखा रुपीज पर डॉलर। Supply for US dollar comes from foreigners who need to buy Indian exports, purchase Indian assets and send gifts. तो दोनों केसेस में हमने देखा, उसी का यहाँ पे क्या देख रहे हो, अल्टरनेट वर्जन दे रहे हो, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई वो हो जाएगा हमारे पास एक्सचेंज रेट। चलिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, आवर कोर स्ट्रेटजी, हु कंट्रोल्स द प्राइस। तो वंस अ कंट्री इंटर्स द ग्लोबल इकोनॉमी इट फेसेस फंडामेंटल चॉइस कि हमारे पास हमारी करेंसी तो अपनी टेरिटरी तक लिमिटेड है, बाहर में हम कैसे करेंगे ट्रेड भाई। तो लेट द मार्केट डिटरमाइन इट्स करेंसीज वैल्यू और कंट्रोल इट डायरेक्टली। ठीक है भाई, तो हम जब दूसरे लाइक करेंसीज के रिस्पेक्ट में जब काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई कौन डिसाइड करेगा कि भाई हमारे करेंसी का वैल्यू क्या है उनके रिस्पेक्ट में। तो यहां पे हमारे लिए क्वेश्चंस आते हैं कि मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट डिटरमाइन करेगा, या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया। तो दोनों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और एक तीसरी एंटिटी की भी हम बात करेंगे जिसे आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड मेथड। तो द रूल्स ऑफ द रोड, चूजिंग एन एक्सचेंज रेट सिस्टम, इफ एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस शुड गवर्नमेंट इंटरवीन। दिस चॉइस रिप्रेजेंट्स अ फंडामेंटल ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप मार्केट के द्वारा डिसाइड किए जा रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि ये आपके लिए क्या होगा, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, राइट। पर अगर हम गवर्नमेंट के द्वारा बात करें उसको डिसाइड किए जाने की, तो वो हो गया काफी ज्यादा अस्टेबल, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट चाहिए कि स्टेबिलिटी आए और मार्केट चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको मैनेज करके लेवल पे आओ, अगर ज्यादा रिसेशन में जा रहे हैं फिर से उसको लेवल पे आओ। तो ये हमारी चीजें हमारे लिए मार्केट डिसाइड करेगा। सो लेट द मार्केट डिसाइड द फ्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और इसे फ्लोटिंग भी बोल सकते हो। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करते हो, दैट इज गवर्नमेंट्स, दैट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। एंड मैनेज फ्लोटिंग की बात करते हो, दिस इज हाइब्रिड मेथड वेयर बोथ अ स्ट्रेटजिक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहां पे दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, और ये हो जाता है हमारे पास कंट्री का एक्सचेंज रेट रिटाइम। ठीक है, सो यहाँ पे फ्लेसिंग, यह बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आ गया ये डिफरेंशिएशन, फ्लेक्सिबल वर्सेस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दोनों को आप देख लेंगे। अगले सेशन में हम इसका क्या करेंगे, आपके सामने डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में दोनों को फिर हम देख लेंगे। फिर यहाँ पे कंपेरिजन हो गया, फ्लेक्सिबल रिजाइम, इसको ऊपर ही कर लो, ठीक है ना, कंपेरिजन आ गया यहाँ पे, कंपेरिजन भी देख लिया आपने और दोनों का डिटेल डिस्कशन भी आपने देख लिया। स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑफ स्टेबिलिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी फिर से यहाँ पे आ गया, ये इसको भी आप ऊपर ही कर लो, ठीक है ना, आ जाएंगे फ्लेक्सिबल शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब फिर यहाँ पे बात करें रियल वर्ल्ड सोल्यूशन, मैनेज फ्लोटिंग, यहाँ पे आप बात कर लो इस तीसरे की, इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। और फाइनली हो जाएगा हमारे पास मास्टरिंग द नेशनल लेजर, और ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। तो कल का सेशन में, मतलब आज के शाम वाले सेशन में हम इसे क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे, राइट। तो आई होप कि चीजें समझ में आ रही होगी। किन्हीं को किसी तरह का कोई दिक्कत, डाउट अगर आ रहा है, मैं फिर से बोलता हूं, किन्हीं को भी किसी तरह का कोई दिक्कत, डाउट, समस्या आ रही है तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप हम तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। और मेन मोटो हमारा यही है कि आपके लिए जो हम सपोर्ट दे रहे हैं, जो आपको हम ऐड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप तक बेहतर तरीके से पहुंचे, राइट। चलिए ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं अभी का अपना सेशन। शाम में आई थिंक 4 बजे आपका एक लेक्चर है, इसी चैप्टर से वो कनेक्टेड होगा, तो आप लोग आ जाइएगा वहां पे, ठीक है ना।
और फिर वहां पे हम इसे क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। किसी को कोई दिक्कत, डाउट, समस्या होगी तो वंस अगेन कमेंट सेक्शन में आप आके ड्रॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है ना, थैंक यू।